नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आदित्य सत्संगी जी जुड़ गए हैं अमेरिका से, उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत, नमस्कार। आपका बहुत बहुत आपको नमस्कार, आपका अभिनंदन और आपके दर्शकों का अभिनंदन और वापस बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा के बाद स्वदेश वापस चले गए हैं। आपको क्या लगता है कि क्वाड समिट थी, ठीक है, लेकिन उनका हवाई जहाज कोलकाता में लैंड किया, वहां से फिर दिल्ली आए, यहाँ कुछ कार्यक्रम थे, द्विपक्षीय वार्ता भी थी, भारत के साथ भी, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, जापान के विदेश मंत्रियों के साथ भी। फिर वो आगरा गए और फिर जयपुर, जयपुर से फिर उनकी वापसी रवानगी। मकसद क्या था उनके भारत आने का? और क्वाड समिट के लिए ही अगर भेजे गए थे तो विदेश मंत्री क्यों, राष्ट्रपति क्यों नहीं? क्योंकि ड्यू तो राष्ट्रपति का था और 2025 में आने का था। 2025 भी निकल गया, अब आधा 2026 भी निकल गया। अब इन्होंने क्वाड समिट के लिए मार्को रूबियो को क्या सोच करके भेजा था? देखिए, ये जो विजिट थी बेसिकली प्रमाइस था, क्वाड समिट का प्रमाइस था। ये बेसिक क्वाड समिट के लिए ही मीटिंग आए थे वो बेसिक। और क्वाड समिट भारत की विदेश नीति में स्पष्ट रूप से सिर्फ इकोनॉमिक और कल्चरल एक्सचेंजेस हैं, एक तरीके का बस इकोनॉमिक्स की तरफ से है कि उसको सी स्टेट्स ओपन, भारत ने इस पर कभी बदला ही नहीं है, स्टैंड बदला ही नहीं है। इसके अलावा भारत का कोई और औचित्य नहीं है इसमें। अमेरिका चाहता है कि वो चाइना को कंटेनमेंट पॉलिसी बने, बट अगर आप एक्चुअल फॉरेन पॉलिसी का आउटकम देखते हैं अमेरिका का, वो इंडिया कंटेनमेंट पॉलिसी ज़्यादा है देन चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी। ओके, सो क्योंकि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी 1971, 1973, 1945 पर अटकी हुई है। अभी भी उनको भारत दुश्मनी दिखाई देता है, नहीं तो वो खालिस्तानी एलिमेंट्स को यूएसएआर में क्यों डालते? मार्को रूबियो का ही ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, उनका ही पार्ट है, वो स्टेट डिपार्टमेंट का ही पार्ट है, उसी के सेक्रेटरी भी हैं। प्लस आप देखते हैं कि तो मार्को रूबियो को पता ही नहीं कि उनका डिपार्टमेंट क्या करता है, या वो जानबूझ के अनभिज्ञ बन रहे हैं। या तो उनको पता नहीं है, इग्नोरेंट है, या वो जानबूझ के इग्नोरेंट बन रहे हैं। तो ये तो मार्को रूबियो की डुबला टेंड्रा बोलते हैं इंग्लिश में, वर्ड डबल मीनिंग वर्ड्स हैं, डबल मीनिंग उनका संदेश है। देखिए, तो ये जो आप भारत में लैंड करते हैं और आप सबसे पहले कोलकाता जाते हैं, कोलकाता में मिशनरीज और चैरिटी में जाते हैं, जो कि इंडियन लीगल फ्रेमवर्क भारतीयों के विरुद्ध भी काम करता है। हिंदू देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं हिंदुओं को। तो द मोस्ट न्यूट्रल यू कैन से इंडियन लीगल फ्रेमवर्क इज द मोस्ट न्यूट्रल इन द वर्ल्ड, मोर न्यूट्रल देन इवन अमेरिकन कोर्ट्स। जब वो डिक्लेयर करता है मिशनरी चैरिटी में धांधली है, पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स गायब हो रहे हैं, और साथ में क्या वो सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर मैंडेट, तो इट्स रियली ए प्रॉब्लम। तो मार्को रूबियो का वहां पे जाके दिखाना कि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट इज बिहाइंड यू आफ्टर बंगाल इलेक्शंस, दैट इज ए बिग नो फॉर इंडियन एस्टेब्लिशमेंट। और हम और आप तो कितने बार से बात कर रहे हैं कि इसको, अगर हम लोग इतने उत्तेजित हैं, पीड़ित हैं इसके इस विजिट से, उससे ज्यादा तो इंडियन गवर्नमेंट होगी। कि आपने इंडियन गवर्नमेंट की रेट पे चैलेंज किया है बंगाल में, बंगाल के थ्रू, और बांग्लादेश के अंदर आपका यूनिस बैठा हुआ था थोड़े दिनों पहले तक। फिर उसके बाद अभी नया किसी को आपने अपॉइंट किया फ्रॉम लंदन, जिसका ब्रिटिश इंटेलिजेंस से कनेक्शन है, जो कि क्रिमिनल घोषित हुआ था बांग्लादेश में, आपने उसको अपॉइंट किया है। तो क्या करना चाहते हैं कि भारत से आप उनके लिए सॉफ्टन करना चाहते हैं? तो आई थिंक द विजिट वॉज ए फेलियर द मोमेंट ही लैंडेड इन कोलकाता। और सर्जियो गोर का बहुत बड़ा फेलियर है। अब सर्जियो गोर चाहे नाच ले, चाहे डांस कर ले, पिछला एम्बेसडर भी डांस करके गया बॉलीवुड म्यूजिक पे, अभी सर्जियो गोर डांस कर रहे हैं। अब उनको मालूम नहीं है कि भारतीय विदेश मंत्रालय के कॉरिडोर्स बहुत लंबे होते हैं, इतने कमरे होते हैं और इतने दरवाजे होते हैं
he doesn't know which दरवाजा he has to dance on. तो ये जो पूरा विजिट था मेरे हिसाब से कि अगर आप इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो एक फेलियर, इट वाज अ फेलियर, क्योंकि क्वाड समिट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और ये तो विदेश मंत्रियों की बैठक थी, वो तो पहले से शेड्यूल थी, सो मार्को रूबियो को ही आना था, ट्रम्प को नहीं आना था। बट वाई ट्रम्प इज नॉट लैंडिंग अगेन एंड अगेन? क्योंकि भारतीय एस्टेब्लिशमेंट इज गिविंग हिम डिफीट आफ्टर डिफीट। आज आप देखते हैं कि इजराइल के साथ खुल के लड़ लिए, आज ही लड़े सुबह, वो तो ओपन हो गया है अभी कि वहां पे ट्रूप्स नहीं भेजेंगे, और इजराइल बोल रहा आपको ट्रूप भेजने पड़ेंगे। सो ओपन द फाइट इज आउट इन द ओपन। जो हम लोग पहले बात कर रहे थे ब्रिटिश प्लस इजराइल वर्सेस यूएसए, वो दिख रहा है अभी, अमेरिकन मीडिया में भी दिख रहा है इस समय। और भारत एंड इजराइल टुगेदर, वो बड़ी विडंबना मुझे लग रही है, ऐसा ऐसा क्यों है? तो शायद मोदी जी का यहाँ पे गेम प्लान होगा, आई डोंट नो, बट इट्स वेरी अनरियलिस्टिक जो दिख रहा है। तो भारत इज प्लेइंग इन बोथ ऑफ देयर कैंप्स राइट नाउ। तो इसे सक्सेस ऑफ भारतीय विदेश नीति एक तरीके से देखा जाएगा तो, कि दैट इंडिया इज प्लेइंग इन द ब्रिटिश कैंप ऑल्सो, इंडिया इज प्लेइंग इन द अमेरिकन कैंप ऑल्सो, और बाकी कैंप तो इंडिया ही ओन करता है। सो आई डोंट केयर अबाउट अदर कैंप्स। क्या ट्रंप ने भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास पूरी तरीके से खो दिया है? उनके शब्दों की अब कोई कीमत नहीं रह गई है? वो जो कहते हैं उस पर भारत अब भरोसा करने को तैयार नहीं है। भारत मंडपम में एक कार्यक्रम था, सर्जियो गोर ने अपने मोबाइल फोन का स्पीकर ऑन किया, डोनाल्ड ट्रंप से बात की। ट्रंप ने कहा कि मैं भारत से बहुत प्यार करता हूं और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं। वो दुनिया के महान नेताओं में से एक हैं, महान नेता हैं, उन्होंने इस तरह की बातें कही। लेकिन भारत सरकार की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से उनको थैंक्स या कुछ भी कोई रेस्पॉन्स दिया नहीं गया है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप भारत से बहुत प्यार करते हैं, दूसरी तरफ आप भारत को डेड इकोनॉमी बताते हैं, आप आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुला करके लंच कराते हैं, आप ईरान से मध्यस्थता का जिम्मा इस्लामाबाद को सौंपते हैं, वहां पर वार्ताएं आयोजित कर रहे हैं। वो इस्लामाबाद, वो पाकिस्तान, वो आसिम मुनीर जो आतंकवादियों को खुला संरक्षण देते हैं, घुसपैठ कराते हैं, भारत में खून खराबा करते हैं, उनके ही आतंकवादी शिविरों को 7 मई को हम लोगों ने ध्वस्त किया था, 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए थे। ये जो भारत की सेंसिटिविटी है, इसके साथ एक तरफ आप खेलते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मैं भारत को प्यार करता हूं और नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं। कौन यकीन करेगा उन पर? देखिए, भारत से तो वही प्यार करता है जिसको सनातन धर्म से प्यार हो। भारत से तो वही प्यार करता है जिसको वेदों से प्यार हो। बड़ा क्लियर मेरा इसमें पर्सपेक्टिव है। अगर आपको वेदों से प्रेम नहीं, सनातन धर्म से प्रेम नहीं, तो आप भारत से प्रेम नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। और अगर इतना ही प्रेम है डोनाल्ड ट्रंप को, तो बन जाओ हिंदू, कल से आ जाओ मंदिरों में, छोड़ दो अपना रिलीजन वगैरह सब कुछ, छोड़ दो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। तो देखिए क्या है कि शब्द बड़े सस्ते होते हैं, और इंटरनेशनल कूटनीति में शब्दों का वैल्यू बहुत ही कम होता है। यहाँ पे एक्शंस आर लाउडर देन द वर्ड्स। आपने सारे एक्शंस गिना दिए इनके, लेकिन मैं एक और एक्शन की तरफ पॉइंट करूंगा, आपका मिलिट्री मूवमेंट इन द ओशंस। ओके, इंडियन ओशन रीजन इज इंडियाज बैकयार्ड। आप यहाँ पे कहां पर भी ऑपरेट करेंगे, छुपके नहीं कर सकते। आपने इतनी बड़ी फोर्स अप्लाई करी ईरान पे, आपको लगा आप इंडिया को फोर्स कर सकते हैं उस पर दिखाकर, क्योंकि आपको याद होगा अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी चलती है एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे। 71 में एक आया था, और देखिए क्या हाल हुआ था, रशिया को अपनी सबमरीन्स भेजनी पड़ी थी। आज भारतीय इंडियन ओशन में 2 खड़े हुए हैं, तीसरा आता है जाता है। एक निमित्त अभी छोड़ के गया है, बट फिर रिप्लेस हो जाएगा किसी और से। तो अब 2 खड़े हुए हैं, 2 का मतलब है 180 प्लेन्स खड़े हुए हैं। ठीक है, वो हम भारत के लिए बड़ा इशू नहीं है, भारतीय नेवी इज टू बिग टुडे टू टेक केयर ऑफ दैट। लेकिन इट्स ए मैसेज कि मैं आपके बैकयार्ड में खड़ा हुआ, प्लस आपके एक्शंस इन बांग्लादेश, आपके एक्शंस इन मिडिल ईस्ट, आपके एक्शंस इन ईरान, आपके एक्शंस इन होर्मुज, दे हैव डायरेक्टली इम्पैक्टेड इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब रुपए टर्म्स में तो हमारी बढ़ी रही है, डॉलर टर्म्स में, और आपका
डॉलर फिक्सिंग, मैनिपुलेशन, वो उससे हमारे को एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है। हमारे लिए इंपोर्ट्स हैव बिकम मोर एक्सपेंसिव, इसलिए आप देख रहे हैं कि भारत का कैपिटल आउटफ्लो ज़्यादा है। मैंने इस पे बोला था, जिस दिन चाहेगी आरबीआई उस दिन परचेजिंग पावर पैरिटी पे अगर डॉलर की वैल्यू फिक्स कर दे, देन अमेरिका हैज टू स्पेंड मोर डॉलर्स टू बाय इंडियन गुड्स एंड दैट टू दे विल बाय लेस इंडियन गुड्स। वो तो भारत के ऊपर डिपेंड करता है कि कब तक वो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू को मानते हैं। एंड दिस विल बी द डीमोनेटाइजेशन ऑन अमेरिका बाय द वे, क्योंकि तब अमेरिका की डॉलर की वैल्यू गायब हो जाएगी। सो ये जो एक्शंस इनके हैं, प्लस आपके एक्शंस अब्राहम अकॉर्ड्स वाले, अब्राहम अकॉर्ड आप क्या करना चाहते हैं कि नॉन अब्राहमिक, आप एक्चुअली ये बना रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड्स अगेंस्ट नॉन अब्राहमिक पीपल, मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम्स पॉलिटिक्स आप खेल रहे हैं, विच विल एडवर्सली इम्पैक्ट इंडिया उसमें। और भारत के दुश्मनों को आपने भारत को एक पैकेज भेजा, अपग्रेड करें F-16s with the new missiles so that they can include P-15 और other missiles also can be included on American planes। वो दिन दूर नहीं है कि जब चाइनीज मिसाइल्स कैन बी फायर्ड फ्रॉम पाकिस्तानी F-16s, शायद कुछ मॉडिफाई भी हो गए होंगे। प्लस आपके एक्टिव मिलिट्री पोस्चर इन पाकिस्तान डिस्पाइट नोइंग कि भारत के लिए वो सुरक्षा की प्रॉब्लम है, दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। तो इसलिए आई थिंक जो ट्रस्ट फैक्टर है भारत में कभी था ही नहीं 71 के बाद। इस बार क्या है कि भारत के पास सामरिक शक्ति है, भारत की न्यूक्लियर पनडुब्बियां हैं, क्योंकि ये अमेरिका इसी को स्टडी करता है, कितनी न्यूक्लियर पनडुब्बियां हैं, कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, कौन सी मिसाइल्स यूज कर सकता है। आज अमेरिका जो है विद इन इंडियन मिसाइल रेंजेस में आ रहा है, आने वाला है या आ चुका है, वो तो जब फॉर्मल अनाउंसमेंट होगा तभी हम बात कर सकते हैं। लेकिन कैपेबिलिटी आ चुकी है, अग्नि 6 आ चुकी है विच इज 12,000 किलोमीटर्स। तो ऑफिशियली अमेरिका एक तरीके से भारत के मैप में आ चुका है, सामरिक मैप में, और दुनिया भर को मालूम है इंडियन मिलिट्री पोस्चर इज क्रेडिबल। मतलब कि अगर आप हमारी रेंज में है और तो हमारी मिसाइल चलने ही वाली है, सब कुछ इवेट करके चलने वाली है, बिजनेस हैव प्लान्ड एवरीथिंग। प्लस मिलिट्री थिएटराइजेशन, मिलिट्री थिएटराइजेशन मीन्स कि आज भारत की सेनाएं संयुक्त रूप से पूरा का पूरा वेस्टर्न फ्रंट अप टू सीरिया कैटर कर सकती है, अप टू इजराइल कैटर कर सकती है, अप टू नॉर्दर्न अफ्रीका कैटर कर सकती है। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, बट इस तरफ दिशा में भारतीय सेना मूव कर रही है, तो एक्सपीडिशनरी फोर्स बनने वाली है। प्लस इंडियन नेवी का जो एग्रेसिव पोस्चर है वो डिफेंसिव भी है, ऑफेंसिव भी है। आपने देखा है कि बड़ा अच्छा एक शिप लॉन्च हुआ, मैं बहुत ट्रैक करता हूँ मिलिट्री वेयर्स को। एक बड़ा अच्छा INS क्या नाम था उसका, इसे शॉर्ट शैलो वाटर क्राफ्ट अभी लॉन्च हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एंटी सबमरीन प्लेटफॉर्म्स, मोस्ट पोटेंट। सो देखा जाए तो ट्रस्ट फैक्टर तो जा चुका है अभी। अब मुझे देखिए, वो जो अजीत डोभाल जी की मीटिंग हुई उसका कोई डिटेल्स तो बाहर आएगा नहीं कभी भी, बट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जब मिल रहे हैं और अजीत डोभाल जी का देशभक्ति दिखता है उनके कंसिस्टेंट एक्शंस में, तो 81 वर्ष के हैं और कितने पैशन के साथ उसे वॉक करते हुए कॉरिडोर से जा रहे हैं, उसके वीडियोस सब जगह आ गए। तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ क्या बातें हुई होंगी, क्योंकि एक्शन, आपके हैंड मूवमेंट आप देखेंगे ऐसे, मतलब वो वाले हैं कि सीधा बात हो रही है कि आप ये मीन्स, और मार्को रूबियो का चेहरा छोटा छोटा गिरता जा रहा है। तो मतलब भारत ने जो हम लोग मीडिया में फील करते हैं वो कम्युनिकेट किया गया है, और पहली बार मार्को रूबियो को शायद अंदाजा हुआ होगा कि ये ना वेनेजुएला है, ये ना मैक्सिको है, ये ना क्यूबा है, ये भारत है। और ये पाकिस्तान भी नहीं है, ये ये बांग्लादेश भी पाकिस्तान नहीं। भी नहीं है। पाकिस्तान तो बिका हुआ देश है, अमेरिकन को मालूम है, जिस दिन चाहेंगे छोड़ के जाएंगे वो। और साथ में आप देखिए मार्को रूबियो बड़े ब्लोडली बोल रहे थे, मॉनरो डॉक्ट्रिन, गयाना, सुरिनाम, ट्रिनिडाद टबैगो बैकयार्ड में है। अब यहीं पे मुझे जो है ना दिखता है कि भारत का ब्रिटिश के साथ भी बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन है एट द इंटेलिजेंस लेवल, एट द स्ट्रेटेजिक लेवल। तो भारत दोनों साइड में खेल रहा है, अमेरिका को मालूम है। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो। तो मेरे हिसाब से ट्रस्ट फैक्टर तो कभी था ही नहीं, इस बार भारत एक्शन दिखा रहा है। मोहम्मद यूनुस के जरिए
ये क्या करा रहे थे भारत के खिलाफ, किस तरीके से वहां उस दौरान भले ही वो बांग्लादेशी सिटीजन थे लेकिन हिंदुओं की हत्या कराई गई और बर्बर तरीके से दीपू दास से लेकर के कई वहां पर हत्याकांड हुए। एक संत को गिरफ्तार कराया गया, उसको जेल में ठूंस दिया गया। भारत को चिढ़ाने की पूरी कोशिश की गई थी। और वहां पर जो जमावड़ा है स्पाइस का अलग अलग देशों के, जिनमें अमेरिका के भी लोग थे, वो वहां क्या करने गए थे? गिट्टियां खेलने तो गए नहीं थे। जाहिर है, समझ में आता है सबकी कि आप क्या करना चाहते हैं। फिर आप जिस तरीके से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, वहां के जर्नल्स जिस तरीके से पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने के लिए जब पहुंचने लगे थे, मतलब 71 को भूल गए बांग्लादेश वाले और फिर से पाकिस्तान के साथ एक ही झूले में बैठ करके झूलना शुरू कर दिया। तो क्या ये सब चीजें दिखाई नहीं देती हैं सबको? सबने क्या काले चश्मे पहन रखे हैं कि आप क्या कर रहे हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में? तो ये दिखाई नहीं देगा भारत को? तो ये मतलब क्या मूर्खता कर रहा था अमेरिका। और अभी भी उनका विमान लैंड होता है कोलकाता में और वो मिशनरीज के यहाँ जाते हैं, मदर टेरेसा हाउस जाते हैं और उनके उड़ान भरने के अगले ही दिन दो नन्स, सीनियर नन्स, जाकर के ममता बनर्जी से मिलती हैं। यानी आप अभी भी बंगाल को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, षड्यंत्र रचना चाहते हैं। आप कोई मैसेज दे करके आए हैं ममता बनर्जी के लिए। तो ये क्या सबको दिखाई नहीं देता? हमारी इंटेलिजेंस को दिखाई नहीं देगा, हमारे विदेश मंत्रालय को दिखाई नहीं देगा, या हमारे प्रधानमंत्री भोंदू बन करके बैठ जाएंगे कि नहीं नहीं सब ठीक है? देखिए, जमात का कनेक्शंस तो अमेरिकन एजेंसीज के थ्रू भी है। लश्कर तैयबा का कनेक्शंस, जैश मोहम्मद का कनेक्शन सारा अमेरिकन एजेंसीज के थ्रू ही है। अमेरिकन एजेंसीज, अब समझ ही रहे हैं किसकी बात कर रहा हूँ मैं। और वेपन जिस तरह के उनको मिल रहे हैं, M4 राइफल्स, आपको याद है कि शुभेंदु अधिकारी जी के पीए की हत्या एक फॉरेन वेपन से हुई है, जो कि ऑस्ट्रेलिया था वो। और जो कि ग्लॉक 19 एक पर्टिकुलर वर्जन है जो कि सिविलियन मार्केट में नहीं बेचा जाता। सो ऑल दीज फैक्टर्स तो अमेरिका को तो पता ही है। देखिए क्या है, मैं एक जोक में बोलता हूँ, अमेरिकन इंटेलिजेंस नोज एवरीथिंग बिफोर हैंड, क्योंकि वही तो करा रहे, इसलिए तो करा रहे, उसको पता है पहले से। सो ये उनका सारे प्लान्स को भारतीय फोर्सेस ने टैकल किया। और मतलब ये मतलब कि इतने सारे थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करके अगर एक आध थोड़ा सा बाहर निकल भी जाता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि 1000 में से एक ही स्ट्राइक हुआ है, एंड स्टिल गिव क्रेडिट टू भारतीय एजेंसीज फॉर स्टॉपिंग दिस। देखिए, मैकिंदर हॉलैंड फिलॉसफी जो थी 1904 की, वो क्रैश कर चुकी है। अब रशिया इज नो लॉन्गर a threat to America because Russia has surpassed American military might in terms of actionable weapons. सी आप उस पे मत जाइए, पेपर पे मत जाइए, आप आउटकम्स देखिए, बिकॉज इट्स ऑलवेज अ सोल्जर बिहाइंड द मशीन दैट काउंट्स मोर देन द मशीन और टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। तो अगर सोल्जर की बात करें तो ओनली 2 कंट्रीज स्टैंड टुगेदर, नॉट इवन इजराइल, भारत एंड रशिया। और कोई कंट्री नहीं है जो जिसमें दम हो लड़ने का, मैन टू मैन। तो इसलिए मैकिंदर हॉलैंड फिलॉसफी जो ब्रिटिश की थी, जिसके लिए ब्रिटेन हमेशा रशिया को एनिमी मानता है, आज भी मानता है, वो भारत की बांग्लादेश और पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में खत्म हो चुकी है। नाउ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान आर बीइंग ओपनली यूज्ड टू स्टॉप ग्रोथ ऑफ इंडिया। और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अगर मार्को रूबियो इतने मूर्ख हैं, और ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा सिद्धांत जी ने मेरे को इतना कि वो यहाँ पे बोल कर गए, उसका मतलब क्या है, ये तो पूछते। आपकी तो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, आपको मालूम होगा। और सर्जियो गोर का आप चेहरा देखिए, सहमा सहमा से बैठा हुआ है कि कुछ गलत ना बोल दे। मीन्स सो मच नैरेटिव सेंसिटिविटीज आर देयर। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। और भारतीय एजेंसीज ने उसको पकड़ लिया, भारतीय पॉलिटिशियंस ने पकड़ लिया। और एक बात बता दें कि हम लोग, मतलब भारतीय कल्चर है कि सॉफ्टली हम बात करते हैं, शिष्टाचार के साथ बात करते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स, तो आप अगर पर्सनल बातों में आते हो देन वी विल हैव ए डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। अमेरिकन का एकदम उल्टा हो चुका है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में।
ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक स्टैंड्स में बड़ा लूज टॉक्स होता है, उसमें डिप्लोमेटिक सोफिस्टिकेशन बिल्कुल नहीं बची है, और उनकी जो नॉन पब्लिक स्टैंड्स है वहां पे फिर भी पुराने डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं जो कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, बट एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपने यूएससीआरएफ में एक भी हिंदू नहीं है, प्रैक्टिसिंग हिंदू। इसका मतलब ये है आप उसमें अंदर खालिस्तानी भर दिए, मुसलमान भर दिए, कैथोलिज्म वाले भर दिए, क्रिश्चियनिज्म वाले भर दिए, जुडाइज्म वाले भर दिए। मीन्स वेरी क्लियर, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो है भारत के विरुद्ध ही काम करने वाली है, वेरी क्लियर। और अब इस पे बारे में कोई डाउट्स भी नहीं है। भारत और चीन कभी लड़ने वाले नहीं है, अगर लड़ेंगे तो आपस में लड़ेंगे, कोई अमेरिका लड़ा नहीं सकता उनको। भारत और पाकिस्तान में भारत विल टेक द इनिशिएटिव, सबको मालूम है। भारत और बांग्लादेश में भारत हैज टू सिक्योर इट्स बैकयार्ड, तो भारत जो कि एक्शन लेगा करेगा, म्यांमार में भी लेगा। आई थिंक द ओनली अनरिजॉल्व थिंग बिटवीन इंडिया एंड द यूएसए इज वेकेटिंग डिएगो गार्सिया। आई थिंक वो डिमांड अभी क्लियर करनी चाहिए, अगर वो क्लियर होती है देन थिंग्स विल बिकम नॉर्मल फ्रॉम अमेरिकन साइड। अगर ये भारत बोलता है मैसेज कि वी हैव अ नेचुरल सिक्योरिटी थ्रेट विद डिएगो गार्सिया, देन थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। ये मैसेज क्या देना चाहते थे मिशनरीज के पास जाकर के, और उसके बाद मुगलों के द्वारा बनवाए गए ताजमहल के सामने अपनी बीवी के साथ बैठ करके फोटो खिंचवाने को का मैसेज क्या देना चाहते थे? मुझे एक बात समझ में अभी तक नहीं आ रही है कि अभी तक भी जो फॉरेन डिग्निटीज आती हैं वो भगवान राम के मंदिर के दर्शनों के लिए क्यों नहीं गई हैं? वो ताजमहल के सामने बैठ करके क्यों फोटो खिंचवाते हैं? या वो जो पुराने राजे रजवाड़ों के द्वारा बनाए गए आमेर महल और दूसरे, उन्हीं के दर्शन करने क्यों जाते हैं? वो अयोध्या क्यों नहीं जाते? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये आई थिंक मेरे टॉपिक से बहुत रिलेटेड आता है। सो देखिए, मिशनरीज के साथ मिलना, देखिए अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की सबसे नंबर 1 फॉरेन पॉलिसी है एक्सपोर्टिंग डेमोक्रेसी, उसके थ्रू रिजीम चेंजिंग कराना। और डेमोक्रेसी को आप एक्सपोर्ट करते हैं थ्रू चर्चेस, और मिशनरीज आर ए इंपॉर्टेंट स्टेट टूल ऑफ ऑल वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका फ्रॉम द बिगिनिंग। अब ब्रिटिश कोलोनाइजेशन देखिए भारत का वाज ऑल फॉर कन्वर्जन, मकौले के राइटिंग्स देखिए, और ये एजेंडा कभी खत्म नहीं हुआ है। तो इसका भारत, हमने कोई काउंटर भी नहीं किया है। भारत की सारी एम्बेसीज शुड प्रमोट सनातन धर्म। अगर वो लोग क्रिश्चियनिज्म कैथोलिज्म प्रमोट कर रहे हैं तो हम लोगों को भी काउंटर प्रमोट करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली द ओनली सेक्युलर कंट्री लेफ्ट इन द वर्ल्ड इज इंडिया, विच वर्क्स मेरे हिसाब से कभी कभी हिंदुओं के विरोधी काम करती है। तो पहला तो फॉरेन पॉलिसी दिख गई उनकी मिशनरीज के पास जाके। दूसरा, आपने बहुत ही अच्छा किया, ताजमहल। अभी उसको तेजो महालय भी बोला जाता है हिस्टोरिकली, पीएनओ की और बाकी लोगों की रिसर्च है, बड़ा अच्छा रिसर्च किया, उन सब ने पिक्चर्स निकाली हैं, पब्लिश किए। ताजमहल इज द अल्टीमेट सिंबल ऑफ वेस्टर्न बैड हिस्ट्री बुक्स। ताजमहल से सुंदर बिल्डिंग्स है भारत में, और अगर भारतीय सरकार बोलेगी, जब भी कोई ट्रिप कर रहा है भारतीय सरकार को एक नोटिफिकेशन देना है उस एम्बेसी को, यू विल टेक देम टू अयोध्या, बस 1 लाइन, ये चेंज हो जाएगा। क्योंकि दीज पीपल दे गो देयर बिकॉज इट्स इन द, अभी तक किसी ने मना नहीं किया है। एक लाइन लिख दे भारतीय गवर्नमेंट फॉरेन मिनिस्ट्री की डिग्निटरी कैन नॉट बी टेकन टू ताजमहल बट विल टेकन टू देयर। लेकिन एक साथ में भारतीय टूरिज्म का भी होता है कि एक बड़ा पुराना कांग्रेस शासन में उसको एस्टेब्लिश किया गया था, और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं सिर्फ ताजमहल देखने के लिए। लेकिन जिस दिन बोलेंगे कि इट इज ए टेम्पल ऑफ लस्ट, खत्म हो जाएगा। टेम्पल ऑफ लव नहीं है। मुमताज के साथ क्या हुआ था सबको मालूम है, और शाहजहां कौन था। अब जैसे ईरानी फॉरेन एम्बेसी ने ट्वीट किया उसके तुरंत बाद, बिल्ट बाय ए पर्शियन, वाइफ वॉज ए पर्शियन, उन्होंने लिखा ये सब ईरान इन इंडिया एम्बेसी ने। ईरान की एम्बेसी को तुरंत डांटना चाहिए। कौन सा पर्शियन है भाई, वो लुटेरा है। सो आई थिंक बिल्कुल। ये तो, इस प्रॉब्लम को तो 2 मिनट सॉल्व किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट मेरे हिसाब से है कि कहीं ना कहीं हम लोग अपनी टेक्स्ट बुक्स भी चेंज नहीं कर रहे हैं, और कभी भी भारतीय यूनिवर्सिटीज ने अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को अपोज नहीं किया है कि यू आर शोइंग इंडिया इन ए बैड लाइट। आप सपोज करिए 10th ग्रेड की टेक्स्ट बुक पकड़िए, मेरे बच्चे यहाँ पढ़े हैं, मैंने इनकी टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं सारी, जो इंटरनेशनल सिलेबस में
हिंदुओं को हमेशा इतना नीचे दिखाया जाता है, जी यू विल बी सरप्राइज कि पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स और इंडियन अमेरिकन टेक्स्ट बुक्स में बिल्कुल भी फर्क नहीं है एज फार एज हिंदूज को। तो एंड द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका, जैसे पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि स्टक इन 1945 1971, तो कहीं ना कहीं भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री को थोड़ा री एजुकेशन की बात करनी चाहिए। और दूसरा, हमारा क्लेम ओवर बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के कुछ पार्ट्स, बर्मा छोड़ना नहीं चाहिए और उसको स्पष्ट बोलना चाहिए कि दीज आर माय बैकयार्ड्स, डोंट कम हियर। जिस दिन ये स्पष्ट रूप से बोल देंगे, बात खत्म हो जाएगी। भारत को एक लाइन बोलनी है, इफ यू वांट अ गुड डील विद इंडिया, स्टे अवे। एंड आवर फर्दर रिक्वेस्ट विल बी, पहले रिक्वेस्ट ही की जाती है दैट यू वेकेट डिएगो गार्सिया, इट लुक्स लाइक ए थ्रेट टू अस। बस अभी चीन ने कह ही दिया ना ट्रम्प से कि ताइवान का जिक्र करना बंद करिए अगर रिश्ते बिल्कुल ठीक रखना चाहते हैं तो। बिल्कुल। ये हमारा मामला है, हम देखेंगे इसको। लेकिन ये बताइए कि मार्को रूबियो प्रोटोकॉल की बात कर लें या कटसी की बात कर लें, जितना ठंडा इनका स्वागत हुआ है या विदाई हुई है, वो जो ट्रीटमेंट किया है भारत ने, वो व्हाइट हाउस तक, ट्रंप तक एक कड़ा मैसेज भेजा गया है। इसके जरिए ये बताया गया है कि हमें उल्लू मत समझिए, ये मत समझिए कि हम ये सारी हरकतें आपकी समझ नहीं रहे हैं। जो कुछ आपने की हैं 2025 में भी, 50% टैरिफ, डेड इकोनॉमी, मुनीर को बुलाना, दावत देना, उसको महत्व देना, ये सारी चीजें हम समझ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो आप या तो ये कहना बंद करिए कि मैं भारत से प्यार करता हूं और मोदी जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, या अगर कह रहे हैं तो उसके प्रति ईमानदारी दिखाइए, तब हम आपको सम्मान देंगे। आई थिंक वो ईमानदारी का टाइम चला गया। भारत इज नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग फ्रॉम अमेरिका राइट नाउ, इस समय देख ही नहीं रहा है। और दूसरा चीज है कि प्रोटोकॉल्स होते हैं। आप अगर ऑफिशियल विजिट पे जाएंगे तो आपको रेगुलर ऑफिसर्स रिसीव करेंगे। अगर आप गेम्स खेलेंगे, कोलकाता जाके न्यू दिल्ली आएंगे, तो आपके प्रोटोकॉल नीचे जाते हैं। आई थिंक दिस इज ऑलरेडी रिटन इन द इंडियन फॉरेन सर्विस गाइड बुक। और आप जिस तरह जयशंकर जी को ट्रीटमेंट देते हैं वही आपको इधर मिलेगा। अगर जयशंकर जी कहीं और जाते हैं तो कौन रिसीव करने आता है? तो यू आर गेटिंग द सेम ट्रीटमेंट हियर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन फॉर अमेरिका, लेकिन अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अभी सेकेंडरी हो चुका है। अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस इज द मेन पोजीशन। तो आप समझ लीजिए कि सर्जियो रूबियो हैज मोर एक्सेस टू ट्रंप देन मार्को रूबियो, सर्जियो गोर। ओके, सो सर्जियो गोर का ओवर एक्टिविटी हैज आल्सो एक्सपोज्ड मार्को रूबियो स्टेचर इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब सोचिए, ट्रंप फोन कर रहे हैं सर्जियो गोर को, नॉट टू मार्को रूबियो। इट्स ए डिफरेंट थिंग। आप दोनों टेबल पे साथ में बैठे हुए हैं एक ही इवेंट में, and you are calling the ambassador to the US more than the ambassador to the secretary of state, जो कि पोजीशन पे एक प्रोटोकॉल, अमेरिकन प्रोटोकॉल के हिसाब से ठीक नहीं है। और दूसरा चीज ये है कि देखिए कि भारत ने जो इट्स प्रीटी नॉर्मल फॉर इंडिया टू बिहेव द वे दे हैव डन। मतलब आज अमेरिका एक सामान्य कंट्री है, चाहे भूटान हो चाहे कोई भी और कंट्री हो, एक वैसा ही कंट्री के ट्रीट कर रहा है। और आपको मैं बताऊं, जब अब रिमेंबर द ट्रीटी ऑफ पीस, जब मिडिल ईस्ट में दोहा में मीटिंग चल रही थी, भारत ने किसको भेजा था? है ना, तो स्टेट मिनिस्टर भेजा था। तो आई थिंक इन फ्यूचर ये काफी नॉर्मल आपको दिखाई देगा कि भारतीय फॉरेन मिनिस्टर विल बी एज इंपॉर्टेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और आपको मालूम ही है, थोड़े दिनों में डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर 1, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर 2, ऐसे करके पोजीशंस बनने जा रही है। तो दिखेगा कि भारत का स्टेचर ऊपर जा रहा है। तो प्रोबेबली अमेरिका विल बी इंक्लूडेड इन एज पार्ट ऑफ द डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द फॉरेन ऑफिस, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आई थिंक उस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, एंड आई थिंक दैट इज गुड फॉर अमेरिका ऑल्सो। अगर देखा जाए तो डेमोग्राफिकली और वोट के काउंट में चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश इज एज इंपॉर्टेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उसको भी उतने ही वोट मिलते हैं जितने प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को मिलते हैं।
सो तो आई थिंक वो पैरिटी भारत एस्टेब्लिश कर रहा है फॉर फ्यूचर टाइम्स। आई थिंक आप ये भी देख लेंगे कि भारत का दिस इज द फर्स्ट मूव टुवर्ड्स बीइंग ए सुपर पावर और डिसीजन मेकर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है इसमें। और मार्को रूबियो इनका, इन लोगों को समझ में नहीं आता क्योंकि इनको इनकी अमेरिका में इनको इतनी इज्जत नहीं मिलती है। यहाँ पे कोई आ जाएगा मार्को रूबियो सैन डिएगो में तो ओनली सिटी ऑफिशियल में से कोई मिलने जाएगा उनको, कोई और मिलने आएगा ही नहीं। सो आई थिंक वेल रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो उन्होंने इनके सिस्टम को कॉपी किया है एंड आई थिंक गुड इनपुट्स दिए गए, तो वेल रेड और प्रॉपर्ली उन्होंने एटिकेट के साथ बिहेव किया है। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्कार। जय हिंद।